जरा सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर वो इंसान जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया जाए, हम्म। जिसके साथ पूरा भविष्य सोच लिया हो, वो असल में अपना हो ही नहीं। बाप रे, ये तो बहुत भयानक ख्याल है। है ना? मतलब क्या हो अगर उसकी आत्मा, उसकी पहचान और यहाँ तक कि उसका प्यार भी महज एक धोखा हो, और वो किसी पिछले जन्म के खौफनाक अतीत का सिर्फ एक एक खाली शरीर भर हो। बिल्कुल, और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी है। हाँ, तो आज हम जिस स्रोत सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं, वो इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार पर आधारित है। हमारे पास खोई हुई चिट्ठी नाम की एक कहानी की स्क्रिप्ट है। जिसके पहले और तीसरे भाग के नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। सही कहा। और देखो, हमारा मकसद यहाँ महज किसी भूतिया कहानियां, उन सस्ते जंप स्केयर्स की बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम तो ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक बेहतरीन हॉरर कहानी डराने वाले तत्वों का इस्तेमाल करके असल में हमारे गहरे मनोवैज्ञानिक डर, अनसुलझे आघात और रिश्तों में छुपे उन रहस्यों को बाहर लाती है जिन्हें हम खुद से भी छुपाना चाहते हैं। हम्म। और मैं कहूंगी कि इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। ये डर को बाहरी दुनिया से निकाल कर ना सीधे किरदारों के दिमाग के अंदर स्थापित कर देती है। हाँ, जैसे वो सब उनके अंदर ही चल रहा हो। बिल्कुल। अगर हम शुरुआत में ही किरदारों के मनोविज्ञान को समझ लें तो पूरी कहानी का नजरिया एकदम साफ हो जाता है। तो जरा किरदारों पर रोशनी डालिए। हाँ, देखो, सबसे पहले हमारे पास अनाया है, जो वर्तमान का, सच्चाई का और एक बहुत ही सहज, सुरक्षित प्रेम का प्रतीक है। बहुत ही केयरिंग है वो। बिल्कुल। और उसके ठीक विपरीत खड़ा है विवान। अरे, विवान का तो प्यार ही अलग लेवल का है। हाँ, विवान का प्यार अनाया के लिए बहुत गहरा है, लेकिन उसमें एक तरह का अहंकार भी है। वो एक रक्षक या प्रोटेक्टर बनने के अति आत्मविश्वास में रहता है। हाँ, वो ईगो साफ झलकता है उसमें। और कबीर भी तो है। बिल्कुल। इन दोनों के बीच कबीर है, जो कहानी में एक यथार्थवादी या कहें कि एक लॉजिकल आवाज बनकर आता है। जो उस पागलपन को आईना दिखाता है ना। एकदम सही। और फिर उस पूरी कहानी के केंद्र में है मीरा। उफ, मीरा। हाँ, मीरा कोई आम प्रेतात्मा नहीं है। वो सदियों पुराने, कभी न खत्म होने वाले शोक और अधूरेपन का एक जीता जागता खौफनाक स्वरूप है। इन किरदारों को देखकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी बात आ रही है। क्या? मतलब ये कहानी मुझे किसी पुरानी, बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली पेंटिंग की याद दिलाती है। पजल बॉक्स जैसी। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब शुरुआत में उसके रंग बहुत आकर्षक लगते हैं, एक खूबसूरत प्रेम कहानी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, ऊपर का रंग उखड़ने लगता है। और फिर असलियत बाहर आती है। बिल्कुल। आपको एहसास होता है कि उस खूबसूरत तस्वीर के ठीक नीचे किसी ने एक बेहद खौफनाक और डरावना चेहरा बनाया हुआ था, जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये एनोलॉजी बहुत सटीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे असरदार हॉरर कहानियां होती हैं, वे असल में हॉरर होती ही नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ इंसानी त्रासदियों की कहानियां हैं? हाँ, यही। क्या वो बस टूटे हुए रिश्तों की कहानियां हैं जिन्हें बस भूतों का कपड़ा पहना दिया गया है? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हॉरर ना अपने आप में कोई स्वतंत्र भावना नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी मानवीय पीड़ा से ही पैदा होता है। दर्द से निकलता है डर। बिल्कुल। खोई हुई चिट्ठी के इस ड्राफ्ट में जितने भी सुपरनैचुरल तत्व हैं, वे सिर्फ दर्शकों को डराने के लिए नहीं डाले गए हैं। तो फिर उनका मकसद क्या है? वे इंसान के अंदर दबे हुए अपराध बोध, अकेलेपन और उस अनसुलझे मलबे का भौतिक रूप है। अनसुलझा मलबा? क्या बात है। हाँ, देखो, जब कोई इंसान अपने अतीत के घावों का इलाज नहीं करता ना, तो वे घाव समय के साथ सड़कर एक ऐसा रूप ले लेते हैं जो उसके वर्तमान को ही निगलने लगता है। बिल्कुल सही कहा। इस कहानी में भूत प्रेत की उपस्थिति असल में उसी अनसुलझे दर्द का एक रूपक है। तो चलिए इस अनसुलझे दर्द के उभरने की प्रक्रिया को स्क्रिप्ट की शुरुआत से ट्रैक करते हैं। हाँ, शुरुआत का वो सीन। मतलब स्क्रिप्ट की पहली ही सेटिंग बहुत कुछ कह देती है। रात का गहरा अंधेरा, लगातार हो रही तेज बारिश, एक सुनसान सड़क और उस पर जाती हुई एक अकेली बाइक। एकदम क्लासिक हॉरर सेटअप है ना? हाँ। लेखक ने जानबूझ पर ऐसा माहौल बुना है जो किरदारों को पूरी दुनिया से काट देता है। अनाया को ठंड लग रही है, वो घबराई हुई है और वो विवान से एक बहुत ही असुरक्षा से भरा सवाल पूछती है कि अगर वो एक दिन उससे दूर हो गई तो क्या होगा। बिल्कुल। और इसके जवाब में विवान बहुत ही आत्मविश्वास या यूं कहें कि थोड़े गुरूर के साथ कहता है, पागल हो क्या, मैं मौत से भी तुम्हें वापस ले आऊंगा। अरे बाप रे। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है
कि विवान का ये संवाद महज एक फिल्मी लाइन नहीं है। तो क्या है? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। विवान यहाँ इंसान होने की अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। मतलब वो प्रकृति को चुनौती दे रहा है। हाँ, वह अपनी मर्दानगी और अपने प्यार के अहंकार में सीधे सीधे मौत और नियति को ललकार रहा है। हम अक्सर रिश्तों में ऐसे खोखले और बड़े बड़े वादे करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि असल में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन स्क्रिप्ट हमें दिखाती है कि जब इंसान ब्रह्मांड के सामने ऐसा अहंकार दिखाता है ना, तो उसे कैसे कुचला जाता है। और विवान के इस दावे के तुरंत बाद जो होता है वो सच में उस अहंकार को कुचलने जैसा ही है। जैसे ही वो मौत को हराने की बात करता है, आसमान में जोर से बिजली चमकती है और उनकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। हाँ, ये कोई आम इत्तेफाक तो नहीं लग रहा। ये ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति विवान को उसकी औकात याद दिला रही है। एकदम सही। मतलब जो आधुनिक तकनीक उन्हें सुरक्षा दे रही थी, वो अचानक मृत हो जाती है। अब वे उस पुरानी हवेली के सामने पूरी तरह निहत्थे हैं। देखो, तकनीक का छिन जाना हॉरर का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है, किरदारों से उनका कंट्रोल छीनने का। हाँ बिल्कुल। अब जब वे उस खंडेर हवेली के सामने खड़े हैं, तो हवेली का वर्णन ध्यान से देखिए। खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजा हवा से हिल रहा है। और वो बालकनी वाला साया। हाँ, बालकनी में एक सफेद साया स्पष्ट रूप से खड़ा दिखाई दे रहा है। ये जगह चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहीं पर मुझे हॉरर कहानियों की उस पुरानी बात पर सवाल उठाना है। कौन सी बात? सामने मौत नाच रही है, हवेली डरावनी है, तो विवान जैसा इंसान जो भी बड़े बड़े वादे कर रहा था, वो उसे लेकर उस हवेली के अंदर जाता ही क्यों है? लोग अक्सर कहते हैं ना कि हॉरर फिल्मों के किरदार बेवकूफ होते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ी है या विवान का अपना ही ईगो उसे वापस मुड़ने नहीं दे रहा? ये एक बहुत दिलचस्प एंगल है। मतलब उसने अभी अभी अनाया के सामने खुद को रक्षक साबित किया है। अब अगर वो एक पुरानी इमारत से डरकर भाग जाएगा तो उसका वो रक्षक वाला भ्रम टूट जाएगा ना? सही कहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हवेली एक चुंबक है और विवान लोहा। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा है। उसका यही खोखला गुरूर उन्हें अंदर ले जाता है। मैं इस ऑब्जर्वेशन से पूरी तरह सहमत हूँ। विवान का हवेली में प्रवेश करना किसी बाहरी जादू से ज्यादा न उसके अंदर के उसी खोखले अहंकार का परिणाम है। वो अपनी कमजोरी स्वीकार ही नहीं कर सकता। और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, हाँ, जैसे ही वे हवेली की चौखट पार करते हैं, स्क्रिप्ट एक बहुत ही बेहतरीन ऑडिटरी और विजुअल शिफ्ट लेती है। उनके अंदर आते ही दरवाजा बहुत जोर से बंद होता है। धम। उफ, वो दरवाजे की आवाज। ये दरवाजा सिर्फ हवा से बंद नहीं हुआ है, ये इस बात का ऐलान है कि बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट चुका है और अब वे एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सच में दरवाजे के बंद होने के बाद हवेली के अंदर का जो माहौल है ना, वो सीधे नसों पर वार करता है। पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी में रात के ठीक 12 बजते हैं। टोंग टोंग। और वो सन्नाटा? हाँ, एकदम सन्नाटे में पुरानी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। छन छन छन। पायल की आवाज। हाँ यार, पायल की आवाज स्क्रिप्ट पढ़ते समय भी कानों में गूंजती है। भारतीय संस्कृति में पायल आमतौर पर खुशी, शादी और शुभ आगमन का प्रतीक होती है। बिल्कुल, और यही हॉरर काम करता है। हॉरर लेखक अक्सर ऐसी जानी पहचानी और शुभ आवाजों को उल्टा करके उनसे डर पैदा करते हैं। घरेलू सुख की निशानी अचानक खौफ का कारण बन जाती है। इस उल्टे प्रतीकवाद का असर तब और बढ़ जाता है जब विवान अपनी टॉर्च लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाता है। हाँ, वो सीढ़ियों वाला दृश्य। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही बारीक डिटेल दी गई है। सीढ़ियों पर सदियों पुरानी धूल की मोटी परत जमी है, लेकिन उस धूल के ऊपर किसी के नंगे पैरों के ताजे निशान छपे हैं। बाप रे, ये विरोधाभास कितना डरावना है। सदियों पुरानी धूल और बिल्कुल ताजे निशान, ये इस बात का संकेत है कि इस हवेली में समय का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अतीत और वर्तमान एक ही सतह पर चल रहे हैं। और अतीत और वर्तमान के इस टकराव का सबसे भयानक हिस्सा तो वो है जब विवान को वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। हाँ, जब आत्मा करीब आती है। हाँ, हवेली के अंधेरे में एक आत्मा विवान के बहुत करीब आकर कहती है, तुम वापस आ गए। सच कहूं तो ये संवाद मुझे बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि हवेली के बाहर विवान कह रहा था कि वो अनाया को मौत से वापस लाएगा, लेकिन हवेली के अंदर आकर पासा पलट जाता है। यहाँ तो मौत खुद विवान का इंतजार कर रही थी। सही पकड़ा आपने। उसे अनाया को नहीं बचाना है, उसे तो खुद को एक ऐसे अतीत से बचाना है जिसे वो जानता तक नहीं। और यहीं से विवान की पहचान की विखंडन की शुरुआत होती है, जो उस पुरानी डायरी के मिलने से और गहरा हो जाता है। वो डायरी का मिलना तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है।
बिल्कुल। वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो उस दबे हुए आघात का एक भौतिक दस्तावेज है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से जो पंक्ति लिखी है ना, इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। हाँ, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, उसमें एक बहुत ही आदिम तड़प है। लाल रंग महज खून का प्रतीक नहीं है, वो एक टूटे हुए वादे, एक विश्वासघात और उस पीड़ा का प्रतीक है जो मौत के बाद भी शांत नहीं हुई है। ये सोचने वाली बात है कि ये भौतिक चीजें जैसे डायरी या पुरानी तस्वीरें कैसे किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से बदल सकती हैं। बिल्कुल बदल देती हैं। मतलब पहले भाग में जो विवान इतना आत्मविश्वासी था, हवेली की ये सुराग मिलने के बाद वो बिल्कुल बदल जाता है। वो घंटों गुमसुम बैठा रहता है, बिना किसी बात के अकेले में मुस्कुराता है और छोटी छोटी बातों पर भयानक गुस्से में आ जाता है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हाँ, और अगर हम अपनी उस कंप्यूटर वाली एनालॉजी पे वापस जाएं, तो विवान का व्यवहार ऐसा है जैसे एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई पुराना करप्ट हो चुका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे ओवरराइड कर रहा हो। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है। एक करप्ट सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को खा रहा है। मनोवैज्ञानिक पतन की इस प्रक्रिया को स्क्रिप्ट बहुत बारीकी से दिखाती है। और अनाया के लिए कितना भयानक होगा। विवान का ये बदलाव अनाया के लिए सबसे बड़ा सदमा है। जिस इंसान को वो सबसे करीब से जानती थी, वो अब एक अजनबी में बदल रहा है। और ये अजनबीपन तब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है जब पार्ट 3 में अनाया आधी रात को फिर से उसी पायल की आवाज सुनकर उठती है। छनक छनक। हाँ, और वो हवेली के एक बंद कमरे में पहुंचती है। वहां वो जो देखती है वो कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहानी में एक बहुत ही अजीब विजुअल स्वैप या पहचान की अदला बदली होती है। हाँ, तस्वीरों वाला सीन। मैंने एक बहुत बारीक बात पकड़ी है। पार्ट 1 में जब विवान हवेली की छानबीन कर रहा था, तो उसे एक तस्वीर मिली थी जिसमें एक लड़की थी जो बिल्कुल अनाया जैसी दिखती थी। बिल्कुल। लेकिन पार्ट 3 में जब अनाया अंदर जाती है तो वो विवान को पुरानी तस्वीरों के बीच खड़ा पाती है, और उन तस्वीरों में मीरा के साथ जो लड़का खड़ा है वो बिल्कुल विवान जैसा दिखता है। पहचान का एक पूरा जाल है ये। तो ये क्या संकेत दे रहा है? ये स्पष्ट करता है कि अनाया इस कहानी की मुख्य कड़ी शायद है ही नहीं, वो तो बस किसी और के अतीत के बीच में फंसी हुई एक दर्शक भर है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो कहानी की इसी उलझन को सुलझाने के लिए दादी माँ का किरदार सामने आता है। हाँ, दादी माँ का रोल बहुत क्रूशल है। हाँ, दादी माँ कोई आम कहानी सुनाने वाली बुजुर्ग नहीं है। वे एक तरह से उस जगह की सामूहिक स्मृति का प्रतीक है। वे उन यादों को जिंदा रखे हुए हैं जिन्हें बाकी दुनिया भूल चुकी है। और वही तो असली राज खोलती हैं। बिल्कुल। वे अनाया को बताती हैं कि विवान असल में विवान नहीं है, वो पिछले जन्म में वीर था, और वीर का रिश्ता मीरा से था। दादी माँ बताती हैं कि वीर और मीरा की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही वीर की किसी हादसे में मौत हो गई, और मीरा इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, उसने उसी हवेली में अपनी जान दे दी। यहाँ कहानी का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो बहुत भारी है। मीरा की मौत कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। मैं कहूंगी कि इस बिंदु को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। मीरा की पीड़ा अपनी जान जाने का डर नहीं थी। तो क्या थी? उसकी पीड़ा ये थी कि उसे इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। जब दो लोग एक साथ भविष्य के सपने देखते हैं और एक अचानक चला जाता है, तो जो पीछे रह जाता है ना, उसके लिए वो मौत एक प्राकृतिक हादसे से ज्यादा एक विश्वासघात जैसी लगती है। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा दर्द है। वीर की मौत भले ही अनजाने में हुई हो, लेकिन मीरा की आत्मा के लिए वो एक धोखा था। मृत्यु ने उन्हें शरीर के स्तर पर अलग कर दिया, लेकिन मीरा के अनसुलझे दर्द ने उस अलगाव को कभी स्वीकार ही नहीं किया। और यही दर्द सदियों तक उस हवेली में कैद रहकर एक भयानक रूप ले लेता है। बिल्कुल। जब हम कहानी के उस क्लाइमैक्स पर आते हैं जहां अनाया, विवान और मीरा का आमना सामना होता है, तो पूरा माहौल उसी दर्द से कांप उठता है। कमरे की लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है, और अंधेरे को चीरते हुए मीरा बाहर आती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? यहां मेरा नजरिया ना आम हॉरर कहानियों से थोड़ा अलग है। कैसे? जब मीरा की आत्मा बोलती है, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, फिर उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, तो सच कहूं मुझे वो कोई विलन या खलनायिका नहीं लगती। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मुझे उससे डर से ज्यादा उस पर दया आती है।
वो एक ऐसी पीड़ित है जो अपने ही टूटे हुए दिल के दर्द में सदियों से तड़प रही है। आप सही दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमें यहाँ शोक और प्रतिशोध के बीच के उस खतरनाक बदलाव को देखना होगा। बदलाव? कैसा बदलाव? स्क्रिप्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजुअल डिटेल है। मीरा की आंखों से काले आंसू बह रहे हैं। हाँ, काले आंसू। ये सिर्फ डराने के लिए डाला गया इफेक्ट नहीं है। ये काले आंसू इस बात का प्रतीक है कि कैसे उसका शुद्ध और पवित्र शोक सदियों के अकेलेपन में सड़कर अब भ्रष्ट हो चुका है। ओहो, सड़कर भ्रष्ट हो चुका प्यार। बिल्कुल। जो प्यार कभी बहुत मासूम था, वो अब एक भयानक और हिंसक अधिकार में बदल गया है। ये बहुत ही सटीक व्याख्या है। प्यार जब अधिकार बन जाता है तो वो सबसे बड़ी कैद बन जाता है। हम देखते हैं कि विवान अब पूरी तरह सम्मोहन में है। हाँ, वो अपनी सुध बुध खो चुका है। वो अनाया के सामने खड़ा होकर कहता है कि उसे लग रहा है जैसे वो मीरा को सालों से जानता है। उसकी अपनी इच्छा शक्ति, उसका वर्तमान, सब कुछ उस पुरानी आत्मा के सामने सरेंडर कर चुका है। और कमरा हिलने लगता है। हाँ, कमरा जोर जोर से हिलने लगता है, शीशे टूट जाते हैं और दीवारों पर खून से रिश्ते हुए शब्द उभरते हैं, वो सिर्फ मेरा है। ये वो सिर्फ मेरा है वाला दावा इस कहानी के असली युद्ध को दर्शाता है। ये कोई भूत और इंसान की लड़ाई नहीं है। तो ये क्या है? ये एक मृत जहरीले अधिकार और एक जीवित निस्वार्थ प्रेम की लड़ाई है। मीरा का प्यार सदियों पुराना है, लेकिन वो मृत है और केवल कब्जा करना जानता है। और दूसरी तरफ अनाया है। बिल्कुल, वो डरी हुई है। उसके सामने एक ऐसी ताकत खड़ी है जिसे वो समझ नहीं सकती। मीरा उसे खौफनाक धमकी देती है, अगर तुमने उसे मुझसे छीना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसके बावजूद अनाया जो करती है वो इस पूरी कहानी में इंसानियत और सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। हाँ, वो विवान का हाथ नहीं छोड़ती। सोचिए, उस खौफनाक बवंडर के बीच जहां शीशे टूट रहे हैं और एक आत्मा उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है, अनाया का विवान का हाथ कसकर पकड़े रहना ये दिखाता है कि वर्तमान का सच्चा प्यार अतीत के किसी भी प्रेत से लड़ने की हिम्मत रखता है। अनाया का ये कदम ये साबित करता है कि हॉरर कहानियों में हमेशा बुराई की जीत नहीं होती। इंसान की जुझारू प्रवृत्ति और प्रेम की ताकत अक्सर उन अंधेरी शक्तियों के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। एकदम सही कहा। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों को कस के पकड़े रहते हैं। क्या हम अपने पुराने दर्द को मीरा की तरह गले लगाकर बैठे हैं, या अनाया की तरह वर्तमान में अपने रिश्तों को बचाने की हिम्मत कर रहे हैं? बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक जगह समेटें तो खोई हुई चिट्ठी महज खौफनाक हवेली या चीखने वाले भूतों की कहानी से बहुत आगे निकल जाती है। बिल्कुल निकल जाती है। असल में ये कहानी है उन परछाइयों की जिन्हें हम बिना जाने अपने साथ ढोते रहते हैं। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि समय के बीतने से घाव भरते नहीं है, बल्कि वे छुप जाते हैं। और जब वे घाव दोबारा खुलते हैं तो वे हमारे वर्तमान को, हमारे सबसे खूबसूरत रिश्तों को निगलने की ताकत रखते हैं। और ये हमें वापस उसी मनोवैज्ञानिक सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। इस स्क्रिप्ट ने अलौकिक तत्वों के माध्यम से हमें इंसानी दिमाग की उस भूल भुलैया में धकेल दिया है जहां से बाहर आने का रास्ता सच में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं इसी भूल भुलैया का एक ऐसा सवाल यहाँ छोड़ना चाहता हूँ जो शायद इस कहानी के किसी भी भूत से ज्यादा डरावना है। कौन सा सवाल? कहानी हमें बताती है कि विवान की आत्मा असल में वीर की है और वीर का अस्तित्व, उसकी नियति हमेशा से मीरा से जुड़ी हुई थी। तो फिर अनाया क्या है? अगर विवान वास्तव में वीर ही है तो क्या अनाया के लिए उसका प्यार कभी उसका अपना था ही, या फिर अनाया एक ऐसे खोखले इंसान से प्यार कर बैठी है जो केवल एक माध्यम है, एक खाली शरीर? हाँ, विवान तो बस एक बर्तन है जिसमें उस अतीत की आत्मा निवास कर रही है जो आज भी उस खंडहर हवेली में अपने अधूरे वादों का इंतजार कर रही है। जरा सोचने वाली बात है, अगर कोई इंसान जिसे बहुत अपना समझा जाए, उसकी रूह किसी और की बंधक हो, तो उस प्यार का क्या वजूद रह जाता है? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या अनाया 2 जन्मों के इस खौफनाक नाटक में महज एक अजनबी है जो एक ऐसे अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो कभी उसके थे ही नहीं? इस कंपा देने वाले विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब भी किसी के बहुत करीब महसूस हो तो थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है कि वो इंसान पूरी तरह से उसी पल में है
या उसके अंदर कोई और भी सांस ले रहा है। अगली चर्चा तक के लिए सुरक्षित रहें।